मंच सज चुका है, मुद्दे रखे जा चुके हैं। अब इंतजार है तो बस फैसले की घड़ी का कि आखिरकार कौन दिल्ली की कुर्सी पर अगले 5 साल के लिए डेरा जमाएगा। क्या फिर दिल्ली में झाड़ू लगेगा या फिर इस बार कमल खिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले ज़रा नज़र डालते हैं दिल्ली की सीट्स पर। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट्स हैं जिनको इलेक्टेड एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के ज़रिए दिल्ली की डाइवर्स पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है जो सिटी के अलग अलग एरियाज़ में फैले हुए हैं। 12 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जिससे वैरायटी और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन इनकरेज होता है। बाकी की 58 सीट्स पर किसी भी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं। यह फ्रेमवर्क दिल्ली की कल्चरल और सोशल वैरायटी को रिफ्लेक्ट करता है और सभी सिटीजन्स को बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन देने का एम रखता है। जो पार्टी इन 70 सीट्स में से कम 36 सीट्स जीतेगी वही पार्टी बनेगी दिल्ली की गद्दी की हकदार। हकदार तो वैसे वही बनेगा इस कुर्सी का जो कुछ अच्छे मुद्दे रखेगा जनता के सामने, कुछ ऐसे मुद्दे जो आम जनता के पक्ष में हों, उनके फ़ायदे के हों। जैसे अभी रिसेंटली केजरीवाल ने ये वादा किया कि जो इंसान दिल्ली में किराए पर रहता है वह ये कोशिश करेंगे कि उनके लिए अलग से पानी की मोटर और बिजली का कनेक्शन बनाए, जिसकी वजह से जो मकान मालिक अपने किराएदारों से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो बंद हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा जो अभी तक वो मुफ्त चीज़ें देते आ रहे हैं जैसे पानी और बिजली वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे अगर उनकी सरकार आई तो। उसी ओर बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो रख दिया है और कुछ वादे किए हैं, जैसे हर महीने दिल्ली की औरतों को महिला समृद्धि योजना के थ्रू 2500 रुपये देना और साथ ही गरीब औरतों को 500 रुपये में सिलेंडर देना। बीजेपी पार्टी ने यह प्रॉमिस किया है कि वो अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को 51 लाख लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे दिल्ली में हर फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा। उन्होंने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो दिल्ली के रेसिडेंट्स को 5 लाख का एडिशनल हेल्थ कवरेज भी देंगे। ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए, जो लोग हेल्थ कवरेज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं वही हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स लगा कर बैठे हैं। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा ने भी कहा है कि सीनियर सिटीजन्स को जो कि 60 से 70 साल के बीच के हैं उनको 2500 की पेंशन देंगे। पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स, विडोज़ और बेसहारा वुमेन की पेंशन 2500 से 3000 तक बढ़ा देंगे। ऐसे ही कई और वादे बीजेपी ने किए और कहा कि उनकी सरकार बनने पर वो इन सब पर फोकस करेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरह बाकी सारी पार्टीज़ ने भी अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं, कई बड़े बड़े मुद्दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी रखे हैं जिन्हें पूरा करने का जिम्मा उन्होंने लिया है। पर उसी ओर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कोई छू नहीं रहा है। हाँ, उन मुद्दों को उठाकर दूसरी पार्टीज़ को टारगेट जरूर किया जा रहा है, जैसे कि संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम किया और कहा कि कैपिटल सिटी में एयर और वाटर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में पावर में रहते हुए भी कुछ नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए दीक्षित ने कहा कि 2013 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC की अराउंड 5500 बसेस थीं जो अब सिर्फ 3000 तक रह गई हैं। 2013 में 43 लाख लोग DTC बसेस से ट्रैवल करते थे, लेकिन आज सिर्फ 41 लाख लोग DTC और क्लस्टर बसेस में सफ़र करते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये नंबर 60 से 65 लाख तक होना चाहिए था, लेकिन ये 41 लाख तक ही रह गया है। अगर ये एडिशनल 20 से 25 लाख लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लियरली पॉल्यूशन लेवल्स को बढ़ाता है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में यह क्लेम किया था कि उन्होंने दिल्ली में सीवेज कैपेसिटी 50% बढ़ा दी है। इस पर दीक्षित ने जवाब दिया कि 1998-99 में दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी 360 MGD थी। जब कांग्रेस ने 2013 में दिल्ली खोया तब कैपेसिटी 613 MGD थी। 2023 में टोटल कैपेसिटी 632 MGD थी। दीक्षित ने केजरीवाल को रिफ्यूट करते हुए कहा, मैं आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और डिसऑनेस्टी को ब्लेम करता हूं, जो दिल्ली की हवा और पानी को जहरीला बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि कैपिटल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड नहीं किया गया। और ये कहना सिर्फ अपोजिशन पार्टी का ही नहीं पर दिल्ली की आम जनता का भी है। अगर CNBC TV की रिपोर्ट्स को हम देखें तो लोगों का कुछ ऐसा कहना है कि हमें बिजली मिलती है लेकिन पानी की क्वालिटी बहुत बेकार है, हमें साफ़ पानी खरीदना पड़ता है पीने और खाना बनाने के लिए, जो हर दिन 30 से 50 रुपए के बीच पड़ता है। हमारे एरिया की सड़कों का हाल भी बहुत ख़राब है। ये एक और बड़ी चिंता का विषय है। हम अगली सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये इशू सॉल्व किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ और लोगों का कहना है कि हमारे एरिया में पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है, गलियाँ भी बहुत पतली हैं जिससे पार्किंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है और ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत कुछ कहना था लोगों का
जो कि आप आर्टिकल में जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वो ये है कि ये सारे लोग दिल्ली के अलग अलग एरियाज से हैं, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन से नहीं, जो कि ये शो करता है कि दिल्ली का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से बेहतर नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट का ही ले लेते हैं, छठ पूजा, जो कि पिछले साल 6 से 8 नवंबर तक चली थी। छठ पूजा के टाइम पर यमुना नदी में झाग की बड़ी बड़ी परतें देखने को मिली थी। ये झाग देखने में तो ऐसा था जो कि कपड़े धोते वक्त बनता है, पर यह झाग केमिकल से भरा हुआ था। इस झाग के जब टेस्ट रिजल्ट आए तो एक चिंताजनक विषय सामने आया। सैंपल्स रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे और पानी पीने और नहाने के लिए तो बिल्कुल भी फिट नहीं था। लैब रिपोर्ट में लिखा था कि इस पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन 5 से नीचे था, बैक्टीरियल काउंट 100 CFU से बहुत हाई था, अमोनिकल नाइट्रोजन 1 से ज़्यादा और फास्फोरेट लेवल भी काफ़ी हाई थे। रिपोर्ट में पता चला कि इस पानी में सीवर की मिलावट भी थी, पर मजबूरीवश लोगों को अपनी पूजा पूरी करने के लिए इस पानी में स्नान करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है कि यमुना के पानी पर सवाल उठाया गया हो। कई साल हो गए यमुना नदी के बढ़ते पोल्यूशन को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर सरकार सिर्फ नाम का बोलती है, करती कुछ नहीं। क्योंकि करना होता तो आज यमुना भी साबरमती की तरह होती। साबरमती नदी एक टाइम पे यमुना की तरह ही थी, जिसकी भी काफ़ी बुरी हालत हो रखी थी, लेकिन सरकार की प्लानिंग की वजह से उसे फिर से रिकवर किया गया। साबरमती नदी को क्लीन करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए, जैसे वेस्ट रिमूवल, सीवेज क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस, क्योंकि जब तक लोगों के बीच में ही जागरूकता नहीं होगी तब तक इसका कोई पॉइंट नहीं। यमुना नदी के सीन में तो काफ़ी टाइम तक लोगों के बीच में ही जागरूकता नहीं थी, और जागरूकता हो भी जाए तो क्या पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पास द पार्सल गेम खेलना है, अपनी जिम्मेदारियों का बोरा दूसरे पर फेंक देना है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, दिल्ली में डुअल पावर चलती है। दिल्ली में 2 अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम्स हैं। एक है दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट जो अभी आम आदमी पार्टी के अंडर है, और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्टली दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। ये सिस्टम थोड़ा सा घुमा हुआ है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स का अपना अपना रोल है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल इश्यूज जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम करती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और सिक्योरिटी मैटर्स हैंडल करती है। इस वजह से कई बार दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट भी होता है, जो दिल्ली के गवर्नेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ऐसे में जब कोई दिक्कत आती है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास तो पूरी पावर है ही नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि स्टेट के पास इतनी क्षमता है कि वो इन चीज़ों को फिक्स कर सके, जिसकी वजह से दिल्ली में शायद आज तक डेवलपमेंट इतना स्लो है, उसके कैपिटल होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों साइड्स का ब्लेम गेम ही ख़त्म नहीं होता। आज भी जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े हॉलीवुड फेसेस इंडिया आते हैं, वो मुंबई जाते हैं इंस्टेड ऑफ दिल्ली। अब तो इसे ठीक करने के सिर्फ 2 ही तरीके नज़र आते हैं, या तो सिंगल गवर्नमेंट मॉडल अप्लाई कर दिया जाए, या फिर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को समझ के चलें। पहला तो फिलहाल में होने से रहा, पर दूसरा तभी हो पाएगा जब स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी पावर में हो, क्योंकि जब पार्टीज डिफरेंट होती हैं तब दोनों साइड्स एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं। जैसे कि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को यमुना की हालत का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यमुना की जो आज हालत है वो केजरीवाल की वजह से है। इलेक्शंस आए हैं और एक दूसरे पर आरोप ना लगाए जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उनका बोलना भी हम इलेक्शन गेम ही समझते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी डरपोकों की पार्टी है, और उसी ओर कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो तो तेलंगाना और कर्नाटका के मैनिफेस्टो की एक कॉपी है, जो कि उन्होंने कांग्रेस से चुराया है। और अब सब ब्लेम डाल ही रहे हैं तो बीजेपी कैसे पीछे छूट सकती है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की इनकम 40% कोविड के बाद बढ़ गई, जबकि उस समय तो गवर्नमेंट के पास पैसों की तंगी चल रही थी। साथ ही उन्होंने सिसोदिया पर उंगली उठाई कि कैसे उन्होंने 1.5 करोड़ का लोन प्राइवेट इंडस्ट्रीज से उठाया इंस्टेड ऑफ बैंक, और ख़ास करके तब जब वो ऑलरेडी लीकर स्कैंडल में फंसे पड़े थे। अगर आप दिल्ली लीकर स्कैंडल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही कई और आरोप सवाल एक दूसरे पर उठाए जा रहे हैं और ये चलता रहेगा जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते। अब बस यह देखना है कि किसके मुद्दे और किसका ब्लेम गेम काम कर जाता है। आप सब में से जो कोई भी दिल्ली का है, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि सोच समझकर आप अपना वोट डालें, और वोट डालें ज़रूर, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है, दिल्ली की इमेज चेंज कर सकता है। तो आप अपने राइट्स को यूज़ करें और ऐसे किसी के बहकावे में नहीं, बल्कि सोच समझ कर करें, उनके पास ट्रेंड्स को और फैसलों को देख कर करें। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।